अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 590 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया गया। इसके माजूर बच्चों के स्कूलों में 1523 असातिज़ा की जायदादों को पुर किया जाएगा, जिन्हें स्पेशल टीचर्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक महकमे तालीम में असातिज़ा और गैर तदरीसी के 12,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया गया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि टेट इम्तिहान 16 सितंबर को मुनक्किद होगा और उसके नताइज 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इसके फौरी बाद DSC इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने साबिक में मुनक्किद होने वाले DSC की तर्ज पर जिला कलेक्टर की क़यादत में हर जिले में कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने बताया कि इस साल तालीम के शोबे के लिए 29,613 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। वज़ीर तालीम ने बताया कि अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, जिससे हम सबको गुरुकुल पर फख्र है। ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఉద్యోగాలను క్రియేట్ చేస్తూ ముందు పోతున్న విషయంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరొకసారి ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించమని పోతున్న సందర్భంలో అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత విద్యారంగం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. గతంలోకి కంపేర్ చేస్తే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రంగాన్ని ప్రత్యేక దృష్టితో చూస్తూ బడ్జెట్ కేటాయింపులో కూడా భారీ ఎత్తున బడ్జెట్ని కేటాయించిన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. 2014-15లో మొత్తం విద్యారంగం పైన 9,518 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే ఈ సంవత్సరం మన విద్యారంగం మీద 23-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 29,611 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మరొక ఆలోచన KG to PG వరకు ఉచితంగా విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు గురుకులాలను ప్రోత్సహించిన విషయాన్ని మన రాష్ట్రంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం. దేశంలో ఎక్కడలేని విధంగా పెద్ద ఎత్తున గురుకులాలను ప్రోత్సహిస్తూ ఆ గురుకులాల్లో చదువుతున్న ప్రతి స్టూడెంట్ పైన 1,20,000 ఖర్చు పెడుతూ ఈరోజు వాళ్ళకు మంచి నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే కాకుండా మంచి ఫలితాలు సాధించే దిశగా ఈరోజు మనమందరం అబ్బుపడి గర్వపడే విధంగా గురుకులాలలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ కూడా వాళ్ళు సాధిస్తున్న విజయాలను। तेलंगाना काबीना में आज एक और वजीर का इजाफा हुआ है। BRS के रुकने काउंसिल पट्टनम महेंदर रेड्डी ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने महेंदर रेड्डी को राजभवन में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुकेंदर रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कई वुज़रा, MLAs और कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా
వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में तामीर करदा 2 मसाजिद, एक मंदिर और एक गिरजाघर का कल यानी जुमे की रोज इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में दोबारा तामीर करदा मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी के लिए मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी गई है। दोनों मसाजिद का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों उलमा और मशाकीन की मौजूदगी में 25 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आएगा। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना सैयद उमर जलील की जानिब से जारी करदा मेमो नंबर 2457 के मुताबिक दोनों मसाजिद की इंतजामी कमेटी शेख लियाकत हुसैन, सैयद आरिफ, मोहम्मद सज्जाद अली, ये सभी सरकारी मुलाजमीन हैं और मुख्तलिफ इसमें नाम भी हैं। इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में मुत्तहिदा जिले महबूबनगर के गदवाल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी के इंतखाब को मंसूख कर दिया। हाई कोर्ट ने इस हल्के से शिकस्त खाने वाली बीजेपी लीडर डीके अरुणा को एमएलए के तौर पर तस्लीम किया। 2018 के इंतखाबी नतायज के बाद डीके अरुणा ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए दावा किया था कि कृष्ण मोहन रेड्डी ने झूठा हलफनामा पेश किया है। तकरीबन 4 साल बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कृष्ण मोहन के इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है। अवामी नुमाइंदगी एक्ट यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक कृष्ण मोहन रेड्डी को हाईकोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। इसके अलावा दरखास्त गुजार डीके अरुणा को दरखास्त के अखराजात के तौर पर 50,000 रुपए अदा करने का हुक्म दिया। कृष्ण मोहन रेड्डी जिन्होंने 7 दिसंबर 2018 को होने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया, 1,415 वोट हासिल किए थे, जबकि करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार डीके अरुणा को 72,155 वोट मिले थे। डीके अरुणा फिलहाल इस वक्त बीजेपी की कौमी नायब सदर है। रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने आज हैदराबाद कलेक्ट्रेट में जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस और मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के सिलसिले में खुराअंदाजी के अमल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की खुराअंदाजी 5 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी और हर मरहले में 12,000 अफराद की खुराअंदाजी की जाएगी। जीएचएमसी अहदेदार हर हल्के के 500 मुस्तहिकीन की खुराअंदाजी ऑनलाइन के जरिए करेंगे और 2 सितंबर को खुतबुल्लापुर में मुनक्किद तकरीब में खुराअंदाजी में चुने जाने वाले मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के इक़दाम किए जाएंगे। बीजेपी कायद राकेश रेड्डी की क़यादत में रुकन असेंबली यलमगुंडा विनय भास्कर के क़यामगाह के पास बीजेपी कारकुनों ने डबल बेडरूम मकानात और दलित बंधु स्कीम को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। बीजेपी कारकुनों की नारेबाजी के जवाब में बीआरएस कारकुनों ने भी जवाबी नारेबाजी की। देखते ही देखते बीजेपी और बीआरएस में तसादुम शुरू हो गया और वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हुए देखे गए। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के तसादुम के दौरान 15 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी दवाखाने से रुजू किया गया।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमला करना कांग्रेस पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस तरक्की पर यकीन रखती है। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को कोडंगल, तांडूर, विकाराबाद, परगी और चेवल्ला हलकों का दौरा किया। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि अवाम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो हमलों के जरिए इंतखाबात जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी गरीबों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाना और उसे रियासत का एक तरक्की याफ्ता इलाका बनाना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले वजीर ईटला राजेंद्र ने इस्तीफा दिया तो वो ओहदा किसी ऐसे शख्स को दिया गया जो बीसी नहीं था। रियासत की 115 सीटों में से मुदिराज कम्युनिटी को एक भी टिकट नहीं दिया गया। केसीआर ने मुदिराज तबके से बदला लिया है। बीसी के लिए 50% जिनकी आबादी है उनके लिए सिर्फ 3 वजीर हैं, जबकि केसीआर जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं उनकी आबादी निस्फ 0.5% है। उनके लिए 4 वजीर उस ओहदे पर हैं। उन्होंने तनकीद की कि एक भी मादिगा को वजारती ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना में समाजी इंसाफ नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि समाजी इंसाफ तभी होगा जब कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। रेवंत रेड्डी ने इस माह की 26 तारीख को चेवल्ला में मुनक्किद होने वाले प्रजा गर्जना सभा के इंतजामात का भी मायना किया। ఈ రోజు 50% ఉన్న బీసీలకు మంత్రివర్గంలో 3 మంత్రులు ఉన్నారు. కానీ 60% ఉన్న కేసీఆర్ సొంత సామాజిక వర్గానికి ముఖ్యమంత్రితో పాటు 4 మంత్రులు ఉన్నారు. 50% లేని ప్రాధాన్యత 60% ఉన్న సొంత సామాజిక వర్గానికి ఉన్నది. మొన్నటికి మొన్న ఈటల రాజేందర్ ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన మంత్రి రాజీనామా చేస్తే ఇవాళ మంత్రి పదవి ఎవరికి కట్టబెట్టినో మీరు కళ్ళారా చూస్తున్నారు. 115 ఎమ్మెల్యే టికెట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే ఒక్క ముదిరాజుకు కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దాదాపుగా 50 లక్షల ముదిరాజు బిడ్డలు ఇవాళ మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. మీలో అర్హత లేదా? మీరు తెలంగాణ బిడ్డలు కాదా? మీకెందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వలేదు? రాజేందర్కు కేసీఆర్కు పంచాయతీ ఉంటే గట్ల పంచాయతీ గిట్ల పంచాయతీ గల్లా డబ్బల పంచాయతీ ఉంటే వాళ్ళిద్దరు ప్రతిభవన్లో కూర్చొని పంచాయతీ చేసుకోండి, వాటాలు పంచుకోండి. కానీ రాజేందర్ మీద ఉండే గొప్ప మొత్తం ముదిరాజు బిడ్డ మీద చూపించడం ఇది న్యాయమా? మీద ఆలోచన చేయండి. మంత్రివర్గంలో మార్గలకు స్థానం ఇవ్వలేదు, ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేయలేదని 25 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అంశం మీద మార్గ బిడ్డలు కొట్లాడుతూ ఇవాళ మంత్రివర్గంలో ఒక స్థానం ఇచ్చేది ఉండే మార్గ బిడ్డలకి ఇచ్చేది ఉండే. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए बीजेपी में तैयारियां उरूज पर हैं। इंतखाबी नोटिफिकेशन की जराई से कबल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने का मंसूबा है। गुज़िश्ता दिनों पार्टी हाईकमान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों पार्टी हाईकमान की जानिब से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की गई। तो आइंदा 1 हफ्ता या 10 दिन में तेलंगाना और राजस्थान के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुतवक्को है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस बार तेलंगाना में पार्टी की तरफ से खवातीन की बड़ी तादाद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी क़यादत का एहसास है कि आम हालात में सदर बीआरएस केसीआर का मुकाबला करना मुश्किल है। इसके लिए मुकम्मल तौर पर जुदागाना लाहे अमल इख्तियार करने का मंसूबा है। पार्टी की जानिब से जुमला 119 ज़मरों में तकसीम ABC हलकों को किया गया है। पहले ज़मरे में अब तक कामयाबी हासिल हुए मकामात, दूसरे ज़मरे में गुज़िश्ता इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार को दूसरा मकाम हासिल हुए मकामात और तीसरे ज़मरे में अब तक शिनाख्त बनाने में नाकाम रहे मकामात शामिल है। पार्टी क़यादत ने गुज़िश्ता इंतखाबात में जहाँ जहाँ उम्मीदवारों को दूसरा मकाम हासिल हुआ उस पर तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला किया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी समर शिवराव ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो 17 सितंबर को हैदराबाद के हिंदुस्तान से ज़िम्मा का सरकारी सतह पर जश्न मनाने का ऐलान करें। उन्होंने बताया कि सीपीआई 17 सितंबर को नुमाइश ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद करेगी। समर शिवराव ने वजीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने बगैर किसी वजूहात की बिना पर सीपीआई और सीपीएम से दोस्ती खत्म करते हुए
तनहा मुकाबला करने का फैसला किया, जिस पर हमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन बाएं बाजू जमातें आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी। सीपीआई और सीपीएम ने मुश्तरका तौर पर 30 सीटों पर मुकाबला करने का जायजा ले रही हैं। రాజకీయ పోరాటాలు ఉన్నప్పటికీ దేశ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ రాజకీయ వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ దేశ స్థాయిలో అక్కడ బీజేపీ ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము కలిసి అనేక సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న విషయం ఆయనకు తెలుసు కదా. ఓకే, మొన్న కూటమిలో ఉన్నాం, ఇవాళ అది సాగుగా చూపెడతాం. అదే సాగుగా చూపించినటువంటి ఆయన అంత ముందు ఉన్నది ఏంటి రెండు అధికార ఓటర్లు అసలు మొత్తం చెప్పు ప్రకృతి ఒక సీట్ ఇస్తాం, 2 ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాం అని అది మేము ఆరేసంతో మేము వైద్యుడిగా వస్తున్నాం కదా. ఆరేసంతో వైద్యుడికి వాడు సీట్లు పెట్టాం. ఇక్కడ వాళ్ళ దొంగతనం అందుకని చేసిన తప్పుని ప్రజల్ని రాజకీయ విలువల్ని కాపాడటంలో వైఫల్యం చేస్తే ఎల్లకాలం నడవదు, కొంతకాలమే నడుస్తుంది. కొంతకాలమే ఒకరిని కొంతకాలం చేస్తారు, మరి కొంతకాలం చేస్తారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के जज को मुअत्तल करने का हुक्म सादर किया। यह हुक्म इसलिए जारी हुआ क्योंकि उस जज ने गुज़िश्ता दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी थी। उस जज का नाम जया कुमार है और जराये का कहना है कि जज की मुअत्तली का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव है। दरअसल इंतखाबी कमीशन के अफसरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दीगर के खिलाफ एफआईआर की मुखालिफत में एक अर्जी तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जज को मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। जुडिशियल अफसर ने बगैर कोई इब्तदाई जांच किए और शिकायत दहिंदा का बयान दर्ज किए ही जल्दबाजी में काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि अफसर ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया, इस अमल में संगीन गलती हुई है। वाज़ेह रहे कि राघवेंद्र राजू नामी एक शख्स ने सीआरपीसी की सेक्शन 200 के तहत यह मामला दर्ज कराया था। अदालत ने राजू की शिकायत की बुनियाद पर इस मामले को पुलिस के पास भेजा। 11 अगस्त को तेलंगाना पुलिस ने रियासत के आबकारी वजीर वी श्रीनिवास गौड़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दीगर अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। शिकायत दहिंदा ने इल्जाम आयद किया था कि गौड़ ने 2018 में इंतखाब लड़ने के दौरान कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए हलफनामे में छेड़छाड़ की। राघवेंद्र राजू ने कहा कि वजीर के साथ मिलकर अफसरान ने बगैर कार्रवाई हलफनामे के मामले को बंद कर दिया। तवज्जो तलब बात यह कि शिकायत दहिंदा ने आबकारी वजीर का नाम मुलजिम के तौर पर पेश किया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और दीगर अफसरान को शरीक मुलजिम बनाया। बहरहाल जराये ने हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जरिए सेशन कोर्ट के जज को तेलंगाना सिविल सर्विसेज रूल 1991 के तहत मुअत्तल किया है। दमे के मरीजों को मछली में दवा देने वाले हैदराबाद के मशहूर बथनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ चल बसे। उनकी उम्र 84 साल की थी। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। खानदानी जराये के मुताबिक 4 शुबे की निस्फ शब उन्होंने आखिरी सांस ली। वाज़ेह है कि हर साल मिर्ग के मौके पर बथनी ब्रदर्स और उनके अरकान खानदान की जानिब से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली में दमे के मरीजों को दवा दी जाती है। ये दवा न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में मशहूर है और मुल्क की कई रियासतों से लोग दवा खाने के लिए हर साल शहर आया करते हैं। बथनी ब्रदर्स के देहांत पर कई शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार किया। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक बेवा खातून का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वहशियाना वारदात में कातिल ने गला काटकर खातून का कत्ल करने के बाद उनके दोनों पांवों को जिस्म से अलग कर दिया। ये वारदात मुलगू मंडल के बंडा मैलाराम में पेश आई। मकतूल खातून की शिनाख्त वेंकटम्मा के तौर पर की गई। उनकी उम्र 40 साल बताई गई। मकतूल खातून प्लास्टिक का सामान फरोख्त करते हुए जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें 3 बच्चे बताए गए। खातून का शौहर साबिक में फौत हो गया। वो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। पुलिस के आला अहदेदारों ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और कातिल की तलाश कर रही है। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। हैदराबाद में जुमेरात को तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर उलट जाने से एक तालिब इल्म हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये वाक़या मेलार्दे फली के दुर्गानगर चौराहे पर पेश आया। सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई
ये कार उलट गई और सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कारों से टकरा गई। डिग्री के तालिब इल्म चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर को शदीद चोटें आईं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस को शुबा है कि तुलबा शराब के नशे में कार चला रहे थे। ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी ने टोली चौकी इलाके में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। इसके तहत फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को तोड़ा गया। राजेंद्र नगर के इलाके डेयरी फार्म के करीब एक शख्स ने हालत नशा में अपनी गाड़ी से एएसआई की बाइक को टक्कर मारी। पुलिस इस सिलसिले में शराबी ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। సార్ 2 బిల్ తాగింది సార్. నాకు హార్డ్ అయితే అలవాట్లేదు సార్. నేను ముందే చెప్తున్నా, హార్డ్ అయితే స్పీడ్ వస్తున్నాడు ఆల్రెడీ మా కాన్స్టేబుల్ అనుకున్నాడా స్పీడ్ వస్తున్నాడు మెల్లగానే వస్తుంది సార్. మెల్లగా లేదు సార్. चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद यानी जुमेरात की सुबह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रोवर के बाहर आने की तस्दीक की। हालांकि इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयंका ने चाशमी बाद देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैम से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलार पैनल खोले। ये सेमी सेकंड की रफ्तार से चलता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है और अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और दीगर कीमती मिनरल्स की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डाटा को ज़मीन तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जुमेरात की सुबह 30 सेकंड के अंदर 7 इमारतें गिर गईं। हालांकि हादसे में
किसी के जख्मी होने या मरने की खबर नहीं है। इंतजामिया ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2-3 इमारतों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। यहाँ लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। यूट्यूब देखकर एक शख्स ने घर में अपनी बीवी की ज़चगी का अमल अंजाम दिया, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की मौत हो गई। ये अजीबो-गरीब वाक़या रियासत तमिलनाडु के ज़िले कृष्णागिरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले धर्मापुरी के अनुमंतापुरम से ताल्लुक़ रखने वाले मादेश की शादी साल 2021 में लोका नायक की नामी खातून से हुई थी। शोहर ज़राअत पेशा बताया गया। इस असना में उसकी बीवी हामिला हो गई। बीवी के हामिला होने के बाद से ही वो इसकी नॉर्मल डिलीवरी का मंसूबा बना चुका था। उसने अपनी बीवी का किसी भी तरह का इलाज नहीं करवाया। जब खातून की ज़चगी का वक्त करीब आया तो उसने 22 अगस्त को घर में फ़ोन में यूट्यूब देखते हुए बीवी की ज़चगी का अमल अंजाम दिया। मुनासिब तिबी इमदाद हासिल ना होने पर बच्चे को जन्म देने के बाद खातून बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने खातून की लाश को जब्त कर लिया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके। गवर्नमेंट लेडी डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से ताल्लुक रखने वाली न्यूज एंकर व रिपोर्टर सलमा सुल्ताना जो 5 साल कबल अचानक लापता हो गई थी, उसकी लाश पुलिस ने कोरबा दरी रोड पर जेसीबी से खुदाई के जरिए बरामद कर ली है। बताया जाता है कि न्यूज एंकर 2018 में लापता हो गई थी। इस तरह पुलिस ने एंकर सलमा सुल्ताना के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस ने खुदाई इसके बॉयफ्रेंड की दी गई इतला पर की, जिसे इसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सलमा सुल्ताना मकामी सतह पर चलने वाले एक न्यूज चैनल में एक रिपोर्टर और न्यूज एंकर थी। 5 साल कबल उसके बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने अपने साथियों की मदद से उसका कत्ल किया था और नई तामीर होने वाली सड़क के अंदर दफन कर दिया था। साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले दोनों कायदीन के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सरहदी तनाज़े पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी इस साल दी गई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में चाशुम्बे को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी की पानी का पाइपलाइन फट पड़ा। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो 8 मंजिला इमारत तक पहुंच रहा था। जहां ये वाकया पेश आया वहां आसपास 4 से 5 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स है। 2 मल्टीज में पानी घुसने की भी खबर है। पास की सड़कों पर भी पानी भर गया। इस दौरान हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। बीएमसी के अहदेदारों ने बताया कि 23 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे आदर्श नगर रोड पर ट्विंकल अपार्टमेंट के पास 1200 मीटर व्यास वाली मेन पाइपलाइन फट गई। इतला मिलते ही अहदेदार मौके पर पहुंचे और इस चैनल की सप्लाई बंद कर दी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।